डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पहले तो मैं सॉरी कहता हूं अपने सभी फर्स्ट सेमेस्टर जो FYUGP सिलेबस के मेरे स्टूडेंट हैं, जिनके लिए मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको हेल्प करूंगा। आपको जो प्रॉब्लम हो रही है मुझे पता है, आफ्टर CUET UG और फिर 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स और फिर बहुत छोटा सा एक सेमेस्टर और उसमें बहुत सारे टॉपिक्स जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं। और क्लासेस में ऑफ कोर्स जो स्ट्रक्चर पढ़ाई होती है कॉलेज में मुझे पता है, उसमें बहुत सारी गैप रह जाते हैं, उसको पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश। लेकिन इसमें एक गैप आ गया करीब समझिए 1 सप्ताह का, क्योंकि मैं बिजी हो गया एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में नेट JRF के लिए, उसमें काफी एनर्जी देनी पड़ी। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैंने जो प्रॉमिस किया है उसको पूरा करूं जल्द से जल्द। इस CNI जो DSC 3 है उसको करेंगे पूरा, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए गाइड को भी लिखूं, जिससे कि आपकी जो एग्जाम, मुझे पता है कि मार्च से पहले नहीं होगी, आई होप कि मार्च में होगी, तो मार्च से पहले मैं लाने की कोशिश करूंगा उन गाइड को भी। तो विद दिस अनाउंसमेंट एंड वंस अगेन ए सॉरी, वी शुड मूव फॉरवर्ड। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं पर्सपेक्टिव ऑन कोलोनाइजेशन, या कहिए कोलोनियलिज्म पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो औपनिवेशिकवाद जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, जिसके हम लोग सभी शिकार हुए, उस पर जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है लिबरलिज्म की, मार्क्सिज्म की और पोस्ट कोलोनियलिज्म की, जो आपके सिलेबस से सीधा निकलता है, उसको मैंने समझाने की कोशिश इस वीडियो में की है। चलिए शुरुआत करते हैं। अब हम लोग कहां पे हैं, जो मैं आपको हमेशा सिलेबस बताता हूं, DSC 3 में इस वीडियो के साथ शुरू कर रहा हूं। उसमें हम लोग हैं यूनिट 1 कोलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म चैप्टर पे हैं, जिसमें पहला है कोलोनियलिज्म। और वहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि मेन पर्सपेक्टिव कोलोनियलिज्म पे क्या है, लिबरल पर्सपेक्टिव, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट कोलोनियल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे कि अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इंडिया में जो नेशनलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है उसको थियोरेटिकल जो पर्सपेक्टिव, जो नेशनलिस्ट, इंपीरियलिस्ट, मार्क्सिस्ट एंड सबअल्टर्न से देखेंगे। आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, फिर आगे हम लोग कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करें कि कोलोनियलिज्म, जिसको आप उपनिवेश कह सकते हैं या उपनिवेशवाद कह सकते हैं, वो है क्या। चूंकि हम लोगों ने दंश झेला है कोलोनियलिज्म का, हम लोग खुद कोलोनी रहे हैं, हमारा देश ब्रिटेन का, तो हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है या समझाने की जरूरत नहीं है। हम सभी और हमारे फादर और फोर फादर्स ने तो इसको अनुभव किया है, भले हम लोगों ने ना किया हो, हम लोग आजाद भारत में पैदा हुए हैं। तो ये है क्या, ये हम लोगों को पता है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में देखें, वैसे एक लाइन में यदि आप सभी को जो पता है वो मैं बता रहा हूं कि उपनिवेशवाद क्या था या कोलोनियलिज्म की, एक कोई डेवलप्ड कंट्री जो अधिकतर जो है वेस्टर्न यूरोप के थे, इंग्लैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, बाद में जर्मनी भी, ये कंट्री जो अंडर डेवलप्ड थर्ड वर्ल्ड कंट्री या कह लीजिए बहुत ही पिछड़े हुए कंट्री इकोनॉमिक फ्रंट पे, वहां पे आते हैं मुट्ठी भर और उसको अपने कब्जे में लेते हैं और उसका एक तरह से दोहन करते हैं, वहां पे शासन करते हैं और वो उसको अपना एक उपनिवेश बना लेते हैं, मतलब एक सैटेलाइट स्टेट की, ये हमारा ही साम्राज्य का एक पार्ट है। तो इसको जो है उपनिवेशवाद कहते हैं, कोलोनियलिज्म कहते हैं। अब यदि स्ट्रक्चर्ड वे में देखें, मैं इन सब को पढ़ूंगा नहीं तो बहुत टाइम हो जाएगा, आपके एग्जाम के लिए मैं इतना लिखता हूं। तो जैसे द पॉलिसी और प्रैक्टिस ऑफ एक्वायरिंग फुल और पार्शियल पॉलिटिकल कंट्रोल, या तो फुल पॉलिटिकल कंट्रोल या आपको एक तरह का सॉवरेनिटी जैसा दे दे, डोमिनियन स्टेटस, सॉवरेनिटी तो नहीं, और कहे कि पारामाउंटेंसी, जैसे कि इन्होंने ब्रिटिश इंडिया ने प्रिंसली स्टेट को दिया था कि आप अपना राजकाज करो, लेकिन जो पारामाउंट सॉवरेनिटी है वो ब्रिटिश एम्पायर में रहेगी। तो पार्शियल पॉलिटिकल या फुल पॉलिटिकल कंट्रोल कर लेना एक दूसरे टेरिटरी को, ऑक्युपाइंग इट विथ सेटलर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे ये दूर से नहीं करते, यहां पे ये आते हैं, उस समय में पानी के जहाज से, उस समय तो हवाई जहाज भी नहीं थी, उससे आते हैं और उसको एक्सप्लॉइट करते हैं बहुत तरीके से, खास करके इकोनॉमिकली, कल्चरली भी करते हैं, साइकोलॉजिकली भी करते हैं, सोशली भी करते हैं, लेकिन मतलब प्राइम एक्सप्लॉइटेशन वाज इकोनॉमिक, धन का दोहन। तो ये कहां से मैंने लिया है वो भी मैंने दिया है, कोलोनियलिज्म इज ए प्रैक्टिस बाय विच ए पावरफुल कंट्री directly control less powerful countries and uses their resources to increase its own power and wealth।
ये कॉलिंस डिक्शनरी है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये जो थिंकर हैं जुर्गन ऑस्टरहैमल, इन्होंने जो एक इस बुक में और विकिपीडिया से मैंने ये लिया है, इसको थोड़ा सा 1-2 लाइन पढ़िए। Colonialism is a relationship between an indigenous majority, जैसे इंडिया, and a minority of foreign invader like British. The fundamental decision affecting the lives of the colonized people are made and implemented by colonial rulers in pursuit of interests that are often defined in a distant metropolis, जो कि लंदन में डिसाइड होता था। Rejecting cultural compromises with the colonized population, मतलब यहाँ के कल्चर को बिल्कुल नकार देना, कहना कि आपका कल्चर हमारे कल्चर से नीचे है, इसलिए बेहतर है कि आप वेस्टर्न कल्चर को अपना लीजिए, वेस्टर्नाइज हो जाइए। The colonizers are convinced of their own superiority and their ordained mandate to rule, और मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि जैसे कि हमें गॉड ने ये मैंडेट दिया है कि हम इन पिछड़े लोगों पे रूल करें और इनको हम सभ्य बना करके इनको प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, इनके सिविलाइजेशन को अपने स्तर पे ले जाए। इस तरह का ऑर्डेंड, आप मतलब कि गॉड द्वारा ऑर्डेंड हो, इस टाइप के थॉट से और अपने कल्चरल सुपीरियरिटी से आप वहां पे शासन करते हो। तो एक बहुत ही इलॉबोरेट ये डेफिनेशन है कॉलोनियलिज्म का, आप बाकी भी पढ़ लीजिए, सोच लीजिए। सो आप समझ गए होंगे कि स्ट्रक्चर्ड वे में हम कैसे डेफिनेशन दे सकते हैं, वैसे आपको मीनिंग पता है। इस स्लाइड में हम लोग कॉलोनियलिज्म एंड इंपेरियलिज्म के बीच में जो समानता है और फर्क है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये दोनों वर्ड कई बार जो है समानार्थी की तरह यूज होते हैं, लेकिन है नहीं सिनोनिमस, दोनों थोड़े अलग हैं। देखिए क्या है कि कोलोनियलिज्म जो है ये लैटिन वर्ड कोलोनस से निकला है। इसका मीनिंग होता है फार्मर, डिनोटिंग ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन टू ए न्यू टेरिटरी, मतलब कहीं जाके जैसे आप नए लैंड को खेती के लायक बनाते हैं उस टाइप का है। तो वहां पे एक पॉपुलेशन दूर से आती है जैसे इंग्लैंड से, और वहां परमानेंटली रहती है और अपना वो कॉन्टैक्ट जो है अपने होमलैंड से बनाए रखते हैं, पॉलिटिकल एलिजियंस, और इसको एक तरह का डिस्टेंट टेरिटरी, रूल टेरिटरी के तौर पे यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि दूर से शासन करते हैं, शासन वहीं आके करते हैं। ये कोलोनियलिज्म है जो जैसे कि ब्रिटेन ने इंडिया का किया और कई जगह कई यूरोपियन पावर ने किया। इंपेरियलिज्म जो है थोड़ा अलग वर्ड है, ये एक लैटिन टर्म इंपेरियम से रूट से निकला है, जिसका मीनिंग होता है टू कमांड। टू कमांड से मतलब ही हो गया कि किसी तरीके से एक कंट्री दूसरे कंट्री पे अपना कमांड स्थापित करती है, अपना पावर उस पे शो करती है और उसको अपने अनुसार से चलाने की कोशिश करती है, भले ही इसके लिए उसको उस कंट्री में कदम भी ना रखना पड़े, दूर से ही चलाए। तो ये जो है इंपेरियलिज्म जो है एक थॉट है, आइडियोलॉजी है, एक पावरफुल नेशन का दूसरे लेस पावरफुल के ऊपर कमांड करने का। कोलोनियलिज्म जो है वो इंपेरियलिज्म के आइडियोलॉजी से ड्रिवन होती है, लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों सेम है। कोलोनियलिज्म जो है एक मेथड है इंपेरियलिज्म का, जहां पे कि एक्चुअल फिजिकली जो है सुपीरियर नेशन से कुछ लोग आते हैं, लेस प्रिविलेज नेशन या लेस डेवलप्ड नेशन, और वहां आ करके उसको सब्जुगेट करके शासन चलाते हैं। नहीं भी आ सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कंट्रोल कर सकते हैं, इकोनॉमिकली कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेड के थ्रू कर सकते हैं, कल्चरली कर सकते हैं, हेजोमनी स्टैब्लिश कर सकते हैं, आइडियोलॉजिकल। तो ये इंपेरियलिज्म है। इस नजरिए से देखें तो दो चीजें उभर के आती है। एक कि सभी कोलोनियलिज्म जो है इंपेरियलिज्म है ऑफ कोर्स, लेकिन सभी इंपेरियलिज्म का फॉर्म कोलोनियलिज्म नहीं है। जैसे मार्क्सिस्ट यदि नियो मार्क्सिज्म से जाए तो अभी जो अमेरिका जो कर रहा है बहुत सारे कंट्रीज पे, वो इंपेरियलिज्म कर रहा है, जहां पे वो WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक के थ्रू इकोनॉमिक जो है कमांड स्थापित करता है, जैसे स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम वाशिंगटन कंसेंसस के तहत आर्म ट्विस्ट करके जो है वो एक नियो लिबरल आइडियोलॉजी को थोपता है। तो वो एक तरह का इंपेरियलिज्म है, लेकिन कहीं पे वो कोलोनियलिज्म नहीं है, वहां से वो आकर के कोई डायरेक्टली आपके ऊपर शासन नहीं करता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंपेरियलिज्म बहुत तरीके से हो सकती है, कल्चरल हो सकती है, जिसको हेजेमनी आप कह सकते हैं, आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। आप मतलब एक तरह का आप जैसे कि ब्लू जीन्स और पिज्जा हट, मैक बर्गर एंड अमेरिकन वे ऑफ लाइफ, इस तरह तरीके से भी आप कमांड कर सकते हैं दूसरे
लेस डेवलप्ड कंट्री को वो एक तरह का कल्चरल हेजेमनी हो गई। लेकिन कोलोनियलिज्म एक फिक्स मेथड है आउट ऑफ ऑल दिस मेथड ऑफ कंट्रोल एंड कमांड, जहां पे कि फिजिकली जो है आप जाके सेटल करते हैं और एक डिस्टेंट टेरिटरी को रूल करते हैं अपने इंटरेस्ट में। इसीलिए आप देखेंगे कि इंपेरियलिज्म को मार्क्सिस्ट थॉट में एक परमानेंट फीचर ऑफ ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है। मतलब कोलोनियलिज्म खत्म हो गई 1970 आते आते, लेकिन इंपेरियलिज्म कंटिन्यूज, जिसको कि कई मार्क्सिस्ट थिंकर जो हैं या पोस्ट कॉलोनियल थिंकर उसको नियो कॉलोनियलिज्म कहते हैं। जैसे कि एक बुक लिखा क्वामे निक्रुमा, जो कि नाम के संस्थापक भी रहे हैं नेहरू जी के साथ, कि नियो कॉलोनियलिज्म द लास्ट स्टेज ऑफ इंपेरियलिज्म। तो उनका मानना है कि ये इंपेरियल जो थॉट है उसको आप नियो कॉलोनियलिज्म मान सकते हैं। उसी तरीके से लेनिन ने एक बुक लिखा था इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जहां पे कि वो ये कहते हैं कि जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर है वो बेसिकली इंपेरियलिज्म उसका एक टेक्निक है। उसी के थ्रू जो है कैपिटलिज्म ग्लोबल लेवल पे अपने को एक्सपैंड करता है, स्थापित करता है, जहां पे कि डेवलप्ड जो नेशन है वो कैपिटलिस्ट, ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास के डोमिनेंस को दर्शाता है, और जो इंपेरियलिज्म है उसके थ्रू वो जो वर्किंग क्लास के जो कंट्री हैं या पुअर कंट्री हैं, जहां पे कि अधिकतर लोग जो है वर्किंग क्लास के हैं, वहां उसको वो सब्जुगेट करता है इकोनॉमिक मेथड से, ना कि कोई फोर्सफुल मेथड से, कैपिटलिज्म के मेथड से। अब आइए हम जो मेन क्रक्स है इस वीडियो का, कि जो 3 थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव हो सकते हैं कॉलोनिज्म के, एक लिबरल, दूसरा मार्क्सिस्ट एंड तीसरा पोस्ट कॉलोनियल, उसके इन चश्मों से यदि हम देखते हैं तो कॉलोनिज्म कैसा दिखता है और कैसे उसको हम विजुअलाइज करते हैं या डिफेंड करते हैं या उसको क्रिटिसाइज करते हैं, कैसे। यदि हम बहुत सारे इसमें वर्ड हैं, क्योंकि आपको पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिखता हूं, तो आप इसको नोट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। लिबरल पर्सपेक्टिव यदि कॉलोनिज्म पे देखें, हमने 2 स्लाइड में बनाने की कोशिश की है। तो देखिए, एक है कि लिबरलिज्म ने जो कॉलोनिज्म को जो देखा और जिस तरीके से उसको समझा और जैसे उसको डिफेंड किया लिबरल थिंकर्स ने, वो बहुत कंट्राडिक्टरी है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है। क्योंकि लिबरलिज्म एक ऐसी थॉट थी जिसमें इगैलिटेरियनिज्म, मतलब इक्वलिटी, कि हर ह्यूमन का इक्वल वर्थ है, सबको इक्वल राइट है, इंडिविजुअल अपने आप में एंड है, ऑटोनोमस है, किसी और चीज का मीन्स नहीं है, ह्यूमैनिटी जो है एक है, सब ह्यूमन बराबर हैं। इस तरह के बड़े ही ऊंचे विचार से इनलाइटनमेंट के थिंकर्स जो हैं उस समय के, इमानुएल कांट से लेके रूसो एंड उसके पहले लॉक एंड ये सब ने अपनी बात कही। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि हमारी जो कंट्री है वो जाके अमेरिका को कॉलोनी बना रही, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया को, और फिर इंडिया को, अफ्रीका को, चाइना में भी, तो उनको समझ में नहीं आया कि इसको कैसे डिफेंड करें। तो एक तरफ तो ये है कि उनको लग रहा है कि ये तो एक्सप्लॉयटेशन है, रेसिज्म है, वायलेंस भी उसमें है, तो उसको तो वो नकारते रहे। लेकिन वो कॉलोनियलिज्म के पूरे थॉट को नहीं नकार पाए। इनफैक्ट उन्होंने उसको डिफेंड करने के लिए बड़े ही मेसी और बहुत ही कंफ्यूजिंग, कंट्राडिक्टरी प्रिंसिपल निकालना शुरू कर दिया, रीजन, रैशनलिटी पे बेस्ड। क्या वो अप्रोच था? जैसे कि लॉक ने अमेरिकन जो सब्जुगेशन था इंग्लैंड का, उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरी थीसिस लिखने शुरू कर दी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ब्रिटेन का जो इंडिया पे सब्जुगेशन था, कॉलोनी, ब्रिटिश कॉलोनी इंडिया था, उसको जस्टिफाई करने के लिए पूरी आर्टिकल पंपलेट लिखा। बेसिक उनका जो थॉट था वो क्या था? बेसिक थॉट ये था, चलिए मैं सबको पढ़ नहीं रहा हूं, मैं सीधा बता रहा हूं आपको। बेसिक थॉट ये था, उन्होंने कहा कि देखो, हम तो ये मानते हैं कि ह्यूमैनिटी जो है वो एक ही है, मतलब हर जगह जो ह्यूमन है वो एक ही सिविलाइजेशन के एक तरह से पार्ट है, ह्यूमन सिविलाइजेशन। दूसरा उन्होंने बोला कि ह्यूमन नेचर यूनिवर्सल है, मतलब इंडिया का जो एक इंडिविजुअल है, इंग्लैंड का, दोनों कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक स्पेसीज के हैं, दोनों एक तरीके से सोचते हैं, एक ही उनको रीजन की फैकल्टी गॉड ने या नेचर ने दी है, और सभी जो हैं समान इक्वल वर्थ रखते हैं। लेकिन उनका यह कहना था कि ऐसा हुआ कि रीजन को इनकलकेट करना पड़ता है अपने कर्म से।
अपने सोच से, और जो हम पॉलिटिकल अरेंजमेंट बनाते हैं या सोशल अरेंजमेंट, उसको कैसे अपने को हम ऑर्गेनाइज करते हैं सोसाइटी में, ये भी हर क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग ढंग से किया। उसके चलते क्या हुआ कि कुछ जगह के लोग पिछड़े रह गए, वो डेवलप नहीं कर पाए, वो मटेरियल रिसोर्स नहीं जुटा पाए, उन्होंने लैंड का अच्छा यूटिलाइजेशन नहीं किया, उन्होंने ट्रेड नहीं किया, इंडस्ट्री नहीं लगाया, उन्होंने इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं डेवलप की, उन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बनाया, तो वो एक पॉलिटिकल सोसाइटी गवर्नमेंट नहीं बना पाए, अपने जो न्याय की व्यवस्था है, पीस ऑर्डर, उसको मेंटेन नहीं कर पाए। तो इसके चलते कुछ जो ह्यूमैनिटी का पार्ट पिछड़ गया, जैसे इंडिया में, अफ्रीका में, और अमेरिकन जो इंडियन थे वो लोग, और कुछ जो है जैसे इंग्लैंड और जर्मनी और नीदरलैंड, मतलब वेस्टर्न यूरोप के लोगों ने अपने रीजन के फैकल्टी का अच्छा यूज किया, इंडस्ट्रियस यूज किया, लैंड और नेचुरल रिसोर्सेज का, उन्होंने उसको समझा, उसको टेम किया नेचर को, और वो प्रोग्रेस कर गए। अब इनका ये कहना, ये इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। अब उनका कहना ये हुआ कि लेकिन हम लोग सभी जो हैं वो विश्व बंधुत्व है, मतलब कि ब्रेदरेन है, भाई बहन है। ऐसे में यदि हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन का कोई पार्ट इंडिया में पिछड़ गया है और वो अपने रीजन और जो फैकल्टी है इंडस्ट्रियस उसको डेवलप नहीं कर पाया है, और उसके चलते वहां की नेचुरल रिसोर्सेज का उतना अच्छा उपयोग नहीं हो रहा है, वहां की जो सोसाइटी है वो पिछड़ी है, बारबेरियन है, एक तरह समझिए असभ्य है, तो जो हम लोग प्रोग्रेस्ड एंड सभ्य हो गए सोसाइटी, उनका ये कर्तव्य है, गॉड का दिया हुआ एक तरह से ड्यूटी है कि वो अपने पिछड़े हुए ब्रदर को हाथ पकड़ें और उनको रास्ता दिखा के और उसी तरीके से प्रोग्रेशन के रास्ते पे लाए जैसे कि वो पहले पहुंच गए हैं। ये उनका सिविलाइजेशन मिशन या सिविलाइजिंग मिशन का थ्योरी था, जो मैंने अभी आपको बताया, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यदि ऐसा है तो ये तो हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम आएंगे इंडिया, ब्रिटेन के लोग आपको सभ्य बनाएंगे, आपको प्रोग्रेशन देंगे, आपको रेलवे देंगे, आपको हवाई जहाज देंगे, टेलीग्राफ देंगे, रोड, पोर्ट, आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन देंगे, जस्टिस सिखाएंगे, और फिर आपको हम गवर्निंग जो टेक्निक है वो भी सेल्फ गवर्निंग कैसे करेंगे ये सिखाएंगे, और फिर हम चले जाएंगे। ये उनका अपना उन्होंने बनाया एक थ्योरेटिकल कि ये कोई गलत नहीं है, इनलाइटनमेंट के थिंकर्स ने, लिबरल थिंकर ने। दूसरा जो उन्होंने बनाया वो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। एक तो ये सिविलाइजेशन मिशन का उन्होंने थ्योरी दिया, दूसरा थ्योरी उन्होंने वेस्टेज प्रिंसिपल का दिया। यहां पे आइए, ये उन्होंने लॉक से लिया। इनफैक्ट लॉक ने खुद इस थ्योरी का जो है यूज किया अमेरिका में इंग्लैंड के कॉलोनाइजेशन को। उनका ये कहना था लिबरल थिंकर का कि हमारा ये गॉड सेंड ड्यूटी है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज मिला है वो ह्यूमैनिटी को इन कॉमन मिला है। इन कॉमन का मतलब नहीं है कि कम्युनिटी, मतलब कि वो सब के लिए है, लेकिन उसमें निहित है कि उस नेचुरल रिसोर्सेज का अपनी मेहनत से, अपने रीजन के फैकल्टी से मैक्सिमम उसका यूज करना है, उसको इंप्रूव करना है उस लिमिट तक जो कि सबसे अच्छा हो। ये हमारा गॉड सेंड आदेश है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो पिछड़े सिविलाइजेशन के लोग हैं, जैसे इंडियन या रेड इंडियन, अमेरिका में ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिन, अफ्रीका के ओरिजिनल पीपुल, इन लोगों ने अपने रीजन, अपने इंडस्ट्रियसनेस का उतना अच्छा यूज नहीं किया, इसके चलते वहां की नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इसीलिए ये हमारा दायित्व है डेवलप्ड सिविलाइजेशन के लोगों का, ब्रिटेन का, कि वो वहां जाएं और उसके नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा यूज करें। इससे वहां के लोगों को ही फायदा होगा और पूरे ह्यूमैनिटी का फायदा होगा। ये वेस्टेज प्रिंसिपल था। फिर इन्होंने तीसरा जो है, इन्होंने क्या थॉट दिया, वो लॉज ऑफ नेशन दिया। इन्होंने कहा कि जब दो व्यक्तियों के बीच में, चाहे इंग्लैंड का एक आदमी और इंडिया के एक आदमी के बीच के इंटर रिलेशन की बात है कि कैसे एक दूसरे से बिहेव करना चाहिए, तो वो लॉ ऑफ नेचर लगेगा। वहां पे हर इंडिया का वो आदमी और इंग्लैंड का आदमी मोरली वर्थ सेम है, इक्वल वैल्यू है, दोनों को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए, कोई नीचे कोई ऊपर नहीं है। लेकिन यदि ब्रिटेन एज ए नेशन और इंडिया एज ए नेशन, या अफ्रीका का कोई कंट्री एज ए नेशन, अमेरिका एज ए नेशन देखा जाएगा, तो इनका कहना था कि ये जो पिछड़े लोग हैं, जो सिविलाइजेशन में पिछड़ गए, ये अपने को नेशन नहीं बना पाए हैं।
ये पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बना पाए हैं, जो लॉक का सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखिए, ये चूंकि पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बना पाए हैं तो ये ए पॉलिटिकल सोसाइटी है, इनका कोई नेशन नहीं है, इनका कोई इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं है, इसके चलते इनका अपने ही लैंड रिसोर्सेज के ऊपर वो अधिकार नहीं है जो एक नेशन को, सॉवरेन नेशन को होता है। ये सॉवरेन है ही नहीं, क्योंकि ये नेशन ही नहीं बन पाए। इसीलिए यदि इनका लैंड अच्छा यूज नहीं हो रहा है तो जो सॉवरेन नेशन है, जो डेवलप कर गए हैं, उनका अधिकार है कि वो यहां आए, उस पर आधिपत्य जमाएं, टेम्पोरली उसको सुधारें, उस लैंड नेचुरल रिसोर्सेज को सबके भले के लिए, और फिर इनको सौंप के चले जाएं। तो ये लॉ ऑफ नेशन लागू होता है, और लॉ ऑफ नेशन में केवल इक्वलिटी दो नेशन की होती है, एक नेशन और एक ऐसा पीपल जो कि जस्ट बिखरे हुए हैं, बस रह रहे हैं साथ साथ, लेकिन कोई पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं है, उन दोनों के बीच में कोई इक्वलिटी नहीं है, नेशन सुपीरियर है। और इस तरह का जो हैप्पीजार्ड जस्ट कम्युनिटी जो साथ रह रहे हैं, उनको इक्वलिटी नहीं है, और उनको यह भी अधिकार नहीं है कि वो अपने लैंड या अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपना कह सके और दूसरे को उसको यूज करने से रोक सके। ये एक बहुत ही ड्यूबियस काइंड ऑफ इन्होंने जो है एक प्रिंसिपल बनाया। मतलब एक लाइन में कहें तो दो व्यक्तियों के बीच में, ह्यूमैनिटी के किसी भी दो व्यक्ति के बीच में जो इंटर रिलेशन या नाता है वो लॉ ऑफ नेचर से गाइडेड होगा, जो इक्वलिटी बेस्ड होगा। लेकिन दो कम्युनिटी के बीच में जो नाता होगा वो लॉ ऑफ नेशन से गाइडेड होगा, जहां पे ये देखा जाएगा कि एक नेशन है या नहीं है। यदि नेशन दोनों हैं तो फिर इक्वल है, एक नेशन का प्रॉपर्टी दूसरा नेशन नहीं हड़प सकता, जैसे रसिया अभी यूक्रेन का हड़पने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यदि ये रसिया प्रूव कर दे कि यूक्रेन एक नेशन है ही नहीं, वो जस्ट एक कम्युनिटी है, तब फिर रसिया कह सकता है कि हम तो वहां पे अधिपत्य जमा सकते हैं, इस लॉ के अनुसार, लॉ ऑफ नेशन। फिर उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म का भी प्रिंसिपल दिया, जेरेमी बेंथम का। उनका कहना था कि अगेन वही वेस्टेज प्रिंसिपल, कि यदि कॉलोनाइजेशन से ओवरऑल ह्यूमैनिटी का प्लेजर बढ़ता है, मतलब वहां पे जो इंडस्ट्रियसनेस होती है, जो इंप्रूवमेंट होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, उससे नेटिव को भी फायदा होता है और कॉलोनाइजिंग कंट्री को भी होता है, तो ओवरऑल प्लेजर बढ़ता है। इसीलिए यह एक्ट मोरल है, मतलब कॉलोनाइजेशन मोरल है, क्योंकि अंत भला तो सब भला। इसके अलावा जो हम लोगों ने आपको कहा वही है सिविलाइजेशन मिशन का, कि उन्होंने कहा कि सिविलाइजेशन एक अनएंडिंग चेन है, पूरी सिविलाइजेशन एक है, लेकिन उसमें कहीं पे जो है कोई स्टैग्नेट रह गया है, कोई आगे बढ़ गया है। तो जो आगे बढ़ गया है सिविलाइजेशन का पार्ट, वो मतलब एक हिस्टोरिकली डेवलप कर गया है, तो उसको अपने जो ब्रेदरेन अनफॉर्चुनेट हैं, वो सिविलाइजेशन जो पीछे छूट गई है, उसको हाथ पकड़ के आगे ले जाने का कर्तव्य है। यहां पे जो है डेवलपमेंटलिज्म भी एक उन्होंने थ्योरी दिया, कि एक डेफिनिट पाथ से को ट्रेवर्स करके यूरोपियन सोसाइटी डेवलप कर गए हैं। जो बारबेरियन पिछड़े सोसाइटी हैं इंडिया जैसे, उनको भी इसी रास्ते से आगे बढ़ के यहां पहुंचना है। अभी ये यहां रह गए हैं, तो ब्रिटेन बस उनको हेल्प कर रहा है कि यहां तक पहुंच जाओ। ये जो डिटर्मिनिज्म है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से ही मॉडर्न बन सकते हो, मतलब मॉडर्निटी जो है इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वो एक यूरोपियन कॉन्सेप्ट है, और वो एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूरोप ने जस्ट उसको प्राप्त कर लिया है, और सभी जो सिविलाइजेशन है उनको उसी रास्ते से मॉडर्न बनना है। जबकि पोस्ट कॉलोनियल थिंकर या इसके अपोजिशन में कहते हैं कि मॉडर्निटी मल्टीपल मॉडर्निटी होती है। मतलब हर जो समाज है, इंडिया का समाज अपने तरीके से मॉडर्न हो रहा था, इंग्लैंड का समाज अपनी तरीके से मॉडर्न हो रहा है। मॉडर्निटी अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है, एक मॉडर्निटी नहीं है। यूरोप ने अलग मतलब गलत समझा, और अपनी जो मॉडर्निटी के टेम्पलेट थे उसको उन्होंने इंडियन या अदर सोसाइटी पे थोपा, जिससे कि यहां पे अन्याय हुआ। फाइनली जो है उन्होंने एक और थॉट दिया। आप देख सकते हैं कि लिबरलिज्म ने कितनी मतलब थ्योरेटिकल थॉट से जो है कॉलोनिज्म को जस्टिफाई करने की कोशिश की, क्योंकि ये तो रीजन, रैशनैलिटी, साइंटिफिज्म पे बेस्ड थे, तो हर चीज के लिए थ्योरी देते थे। तो इन्होंने सोशल डार्विनिज्म का थ्योरी दिया। डार्विन थ्योरी आपको पता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसमें यह कहा था कि नेचर सेलेक्ट्स द फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म, वही अपने प्रोजेनी मतलब बच्चे पैदा करते हैं। जो अनफिट होते हैं वो मर जाते हैं, उनके बच्चे ही पैदा नहीं होते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसी तरीके से इन्होंने कहा सोशल डार्विनिज्म, हर्बर्ट स्पेंसर एंड मेनी अदर्स ने इस थॉट को दिया। उसमें उन्होंने कहा कि जो कल्चर जो है वो
कुछ बहुत आगे बढ़ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं प्रोग्रेशन में, और कुछ जो है पीछे रह जाते हैं, वो पिछड़े कल्चर हो जाते हैं। तो जो सुपीरियर कल्चर है वो उनका एक तरह से राइट बन जाता है इंफीरियर कल्चर पे डोमिनेट करना, और उसी तरीके से ये नेचुरल है जैसे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसी तरीके से जो सुपीरियर कल्चर है उसका डोमिनेशन लेस सुपीरियर पे नेचुरल है, जस्टिफाइड है, क्योंकि ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कल्चर को दर्शाता है। मतलब जो सोशल वर्ल्ड है, जो ह्यूमन का जो बनाया हुआ सोशल वर्ल्ड है, वो सुपीरियर कल्चर को सेलेक्ट कर लेता है, नेचुरल या सोशल सिलेक्शन ऑफ द सुपीरियर कल्चर, और जो इंफीरियर कल्चर है वो उसी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाता है जैसे इंफीरियर ऑर्गेनिज्म और उसकी स्पीसीज। ये सोशल डार्विनिज्म का अप्रोच है। अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि लिबरलिज्म के थॉट में कल्चर को हायरार्की में बांटा गया, मतलब ये बांटा गया सॉरी, ये मेरा पेन जो है डिजिटल पेन अभी काम नहीं कर रहा है, इसकी चार्ज खत्म हो गई है। एनीवेज मैं इसको लिख नहीं पा रहा हूं, प्लीज बियर विथ मी। सो बेसिकली इन्होंने कल्चर को जो है हायरार्की में रख दिया कि कोई कल्चर ऊपर है, कोई कल्चर नीचे है। ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल थॉट है जिसको कि अभी कल्चरल रिलेटिविज्म में, पोस्ट कॉलोनियलिज्म में, इन सब में काटा जाता है। और दूसरा, इन्होंने जो है बहुत सारे प्रिंसिपल के बेसिस पे, चाहे वो वेस्टेज प्रिंसिपल हो, चाहे वो सिविलाइजेशन मिशन हो जिसको व्हाइट मैन्स बर्डन उन्होंने करार कर दिया, या सोशल डार्विनिज्म हो, इस तरीके से लॉ ऑफ नेशन हो, उन्होंने कॉलोनिज्म को एक तरह से डिफेंड किया। और ये इसलिए इनके लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि ये बहुत ही हाई मोरल ग्राउंड से इन्होंने अपनी थ्योरी को बनाया था, जो मैंने कहा इक्वलिटी, इगैलिटेरियनिज्म, लॉ ऑफ नेचर, जस्टिस, राइट्स, ह्यूमन इक्वल वर्थ, यूनिवर्सल नेचर ऑफ ह्यूमनिज्म एंड ऑल, इन सब पे उन्होंने मतलब एक लॉफ्टी आइडियल्स उन्होंने डेवलप किया था। तो कोलोनियलिज्म जो कि इतना एक्सप्लॉयटेटिव था, इतना एक तरह से कह लीजिए कि वायलेंस से भी भरा हुआ था और वायलेट करता था राइट्स को, ह्यूमन राइट्स को कॉलोनी में, उसको कैसे जस्टिफाई करें, इसके लिए इन्होंने ये सब कोशिश की। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि इन्होंने एक तरफ से इन्होंने वायलेंस, रेसिज्म और जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन, इन सब को हमेशा ये लोग थिंकर अपोज करते रहे, ये तो आपको मानना होगा। इसके जो मेन प्रोपोनेंट रहे वो आप यहां पढ़ सकते हैं, विक्टोरिया, जॉन लॉक, जेम्स मिल और जेएस मिल दोनों फादर सन हैं, दोनों ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। जेम्स मिल ने ही जो है इंडिया के हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था, जिसको कि हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश हिस्टोरिकल पीरियड उन्होंने कहा था। और जेएस मिल ने जो है इंडिया में ब्रिटेन का जो कॉलोनिज्म था उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने वो वाला थॉट दिया कि कुछ कल्चर पिछड़ जाते हैं तो वहां के लोग जो हैं वो एक तरह से अनसिविलाइज्ड हैं, तो उनको सिविलाइज करने के लिए वेस्टर्न जो सिविलाइज्ड पीपल हैं उनकी दायित्व हो जाती है कि उसको हाथ पकड़ के, हैंड होल्ड करके सिविलाइज करें। हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है सोशल डार्विनिज्म का अप्रोच दिया। यहाँ पे आप प्रॉस एंड कॉन्स जो है लिबरल पर्सपेक्टिव के आप देख सकते हैं। ये मैं एग्जामिनेशन पर्पस से हमेशा बनाता हूँ, एक तरह से रिपीटेशन हो जाती है। यदि इनके प्रॉस या पॉजिटिव देखें तो ये मोरली जो है प्रोटेक्ट करते हैं नेटिव्स के राइट को, हमेशा ये कहते रहे कि उनको हक मिलना चाहिए बराबर, उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर रेसिज्म नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। देन इन्होंने जो है आपने देखा कितने एलॉबरेट थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशंस दिए इसको जस्टिफाई करने के लिए। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने एपरेटस बनाया थ्योरेटिकल। अच्छी बात भी है कि उन्होंने हवा में बात नहीं की। देन ये भी सही है कि इनका जो प्रैक्टिस था लिबरल, जो प्रैक्टिस था कॉलोनिज्म का, उन्होंने लिबरल इंस्टीट्यूशंस बनाए कॉलोनीज में, जैसे कि पार्लियामेंट, आर्मी, जुडिशियरी एंड इंडिपेंडेंट जो कंट्रोल मैकेनिज्म होते हैं वो, और एक तरह का सेल्फ गवर्नेंस का ट्रेनिंग भी जो है नेटिव लोगों को दिया, इसमें भी कोई शक नहीं। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने रेसिस्ट, प्रीजुडिस को और मिसयूज जो पॉलिटिकल पावर का था, करप्शन था, इन सब को हमेशा ये अपोज करते रहे कॉलोनीज में। इसके अलावा जो इनका ये भी कहना था कि जो कॉलोनियल सब्जेक्ट हैं उनका मटेरियल इंटरेस्ट
को हार्म नहीं करना चाहिए, उनके नेचुरल रिसोर्स को आपको नहीं लूटना चाहिए, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है वो नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की बातें उन्होंने जरूर की। यदि इसके निगेटिव को देखें तो ये बहुत कंट्राडिक्टरी और बहुत कंफ्यूजिंग है, दोनों थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों में। एक तरफ आप प्रैक्टिस में सेल्फ गवर्निंग का उनको ट्रेनिंग भी देते हो, ऊपर से उनको जो है आप एक तरह से डोमिनेट भी करते हो, उनको पिछड़ा भी समझते हो, उनको अधिकार नाम मात्र का देते हो। इसी तरह के तरीके से थ्योरी में जो है आप ये कहते हो कि एक ही साथ ये कहते हो कि इक्वल हैं हर इंडिविजुअल, और एक ही दूसरी जगह आप लॉ ऑफ नेशन लगा के बोलते हो कि नहीं, नेशन के तौर पे अनइक्वल है। तो ऐसी कंट्राडिक्टरी जो है पूरी भरी हुई है इसमें। मतलब एक तरफ आप कहते हो कि नहीं, मतलब कि ह्यूमन एक अनएंडिंग चेन है, सब बराबर है, फिर दूसरी तरफ आप कहते हो नहीं, कुछ कल्चर जो है ऊपर हैं, कुछ कल्चर नीचे हैं, और जो ऊपर के कल्चर है उनको अधिकार है कि नीचे के कल्चर को दबाएं। तो काफी कंट्राडिक्टरी ये रही है, और ये लिबरलिज्म का एक तरह से चैलेंज भी बन गया है, क्योंकि ये कॉलोनियलिज्म को, देखिए लिबरलिज्म पे दो ऐसे बड़े धब्बे लगे हैं जिससे कभी लिबरलिज्म उभर नहीं सकती है। एक है कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करना, कि लिबरल कंट्री ने कॉलोनाइजेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और दूसरा कि लिबरल कंट्री ने 2 वर्ल्ड वॉर किए। इस दो आरोप से लिबरलिज्म कभी बरी नहीं हो सकती। तो ये जो है, दे सीम्स टू हैव इंडोर्स्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड कल्चरल सुपीरियरिटी, जो मैंने बताया कि कल्चर ऊपर नीचे और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को भी सपोर्ट किया इन्होंने एक तरह से डिस्ट्रॉय किया लैंग्वेज, कल्चर और वे ऑफ लाइफ ऑफ नेटिव, क्योंकि इन्होंने कल्चरल हेजेमनी स्टैब्लिश करने की कोशिश की। इन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि जो नेटिव पीपुल हैं या कॉलोनी के जो पीपुल हैं उनका कल्चर नीचे है, और यदि आपका कल्चर नीचे है तो आपको ऊंचे कल्चर को अपना लेना है। मतलब इसी को ना वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, कि आप हमारे कल्चर को अपना लो, और एक तरह से ये सफल हो गए। और जो कॉलोनीज हैं वो भले ही फिजिकल दास्ता से निकल गए कि वो इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन जो कल्चरल दास्ता रही, जो मानसिक दास्ता रही, साइकोलॉजिकल दास्ता रही, उससे आज तक कॉलोनी नहीं निकल पाए हैं। आज तक जो है हम गर्व महसूस करते हैं इंडिया में अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी कपड़े हमारे जो है वो हमारे जहन में घुस गए, हमारे खान पान में अंग्रेजियत आ गई, हमारे सोच में अंग्रेजियत आ गई। तो वो जो गुलामी है वो हटी ही नहीं। तो इसके लिए ये जिम्मेदार जरूर है, इन्होंने डिस्ट्रॉय किया हमारे कल्चर, लैंग्वेज एंड वे ऑफ लाइफ को। ऑफ कोर्स इनकी जो थॉट थी वो हाईली यूरोसेंट्रिक थी, यूरोप को सेंटर में रख के, इथनोसेंट्रिक थी, अपने कल्चर के नजरिए से, अब के चश्मे से दूसरे कल्चर को देखना और दूसरे कल्चर को नीचा दिखाना, साबित करना, ये रहा। और एक पैट्रोनाइजिंग अप्रोच था, पैटर्नलिस्टिक भी आप कह सकते हैं, पैट्रोनाइजिंग कहिए, पैटर्नलिस्टिक मतलब आपका हाथ पकड़ के हम आपको प्रोग्रेशन के रास्ते पे ले जा रहे हैं, आप तो पिछड़े हुए भाई हो, तो हमारा ये कर्तव्य है कि आपको सिविलाइज करें। तो इस तरह की जो थॉट है वो पैटर्नलिस्टिक थॉट थी, जो गलत है। एंड आपको पता है कि कॉलोनिज्म जो है उसमें वायलेंस कितना घुसा हुआ था, और उसमें रेसिज्म भी था, सबजुगेशन थी, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था और हेजेमनी थी। इन सब को आप इसकी बुराई समझ सकते हैं इस थॉट की। अब आइए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव कॉलोनियलिज्म पे देखते हैं। आपको पता है कि मार्क्सिज्म हमेशा क्लास के चश्मे से किसी भी फिनोमेना को देखती है, कॉलोनियलिज्म को भी ऐसा ही उन्होंने देखा। इसके अलावा वो कैपिटलिज्म को ही हर समस्या का जड़ समझते हैं, दूसरी उनकी थॉट है। तो उन्होंने कॉलोनाइजेशन जो है उसको भी कैपिटलिज्म का ही एक फीचर माना। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि कैपिटलिज्म से ही कॉलोनिज्म एंड इंपेरियलिज्म निकलता है, दोनों एक तरह से कैपिटलिज्म के हाथ पांव हैं, यानी फीचर्स हैं। मार्क्स कहते हैं अपने बुक में, मैंने बुक का नाम भी दिया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ग्रैंडराइज एंड कैपिटल, इन सब में, कि कैपिटलिज्म की एक इनबिल्ट फीचर है कि इसको हमेशा जो है इसका विस्तार चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। उसका कारण भी वो देते हैं, वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म में होता यह है कि प्रोडक्शन एक्सेस हो जाता है, जितना जरूरत होती है उससे ज्यादा वो प्रोड्यूस कर लेता है गुड्स एंड सर्विसेज। ये इसलिए होता है कि कैपिटलिज्म मोस्ट इफिशिएंट
प्रोडक्शन मेथड यूज करता है। जितनी कार चाहिए उससे ज्यादा कार बन गए, जितनी चाहिए मशीन उससे ज्यादा मशीन बन गए, जितने चाहिए लैपटॉप उससे ज्यादा लैपटॉप बन गए। और होता क्या है कि इसको खरीदता कौन है? वो क्लास जो वर्किंग क्लास है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे लेबर हो, फैक्ट्री में काम करने वाले हो। हम लोग सभी अपने को मत समझिए लेबर क्लास मतलब मजदूर, जितने मिडिल क्लास हैं वो भी जो है लेबर क्लास है एज पर मार्क्सिज्म। जो काम करते हैं, जो फैक्ट्री को ओन करते हैं, वो केवल कैपिटलिस्ट क्लास है। और वो कैसे खरीदेंगे? जब उनको वेज मिलेगा, तनख्वाह मिलेगा, उसी से खरीदेंगे। लेकिन कैपिटलिज्म में प्रॉफिट तो करने के लिए आपको वेज कम देना पड़ता है। यदि आप कम वेज देंगे तो जो वर्किंग क्लास है उसकी तनख्वाह कम होगी, तो इससे उसकी परचेजिंग पावर कम होगी, तो वो कम सामान खरीदेंगे। तो एक डिलेमा उत्पन्न होती है कैपिटलिज्म में कि आप ओवर प्रोडक्शन कर रहे हो और अंडर कंजम्पशन हो रहा है, क्योंकि तनख्वाह कम है, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, इसलिए आप तनख्वाह कम देते हो। अब इसका उपाय क्या है? इसका मतलब ग्लट होगा, तो आपको हर समय नया मार्केट ढूंढना है, नए कंज्यूमर बनाने हैं, जिससे आपके सामान को लोग खरीद सके। तो इसीलिए जो कोलोनाइजेशन था मार्क्स के अनुसार, वो ये जो प्रॉब्लम थी ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर कंजम्पशन का, उसका नेचुरल जो है वो परिणाम था कि आपने नए नए जो है बाजार खोजे और वहां पे अपने सामान को डंप किया, वहां पे बेचो। और ऐसा लगता भी है, लंकासायर के कपड़े और मशीन से बने हुए चीजें इंडियन मार्केट में डंप किए गए। इसके अलावा मार्क्स कहते हैं कि एशिया का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत अलग है। वैसे इस पर बहुत विवाद होता है और बाद में मार्क्स ने भी इसको अलग कर लिया था अपने को इससे। उन्होंने कहा इसको एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब उन्होंने कहा कि यूरोप से बिल्कुल अलग टाइप का है, कॉलोनीज का, खास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूं, कि यहां पे क्या होता है, जो कि गलत उन्होंने सोचा कि कोई भी जमीन प्राइवेट नहीं है, ऐसा जो कि नहीं था। इनका गलत ढंग से मानना था कि सारी जमीन यहां पे कम्युनिटी लैंड है, ट्राइबल जैसे, और सभी का जो एक्सप्लॉयटेशन है वो एक सेंट्रल अथॉरिटी सुल्तान करता है, मुगल बादशाह करता है। एक तरह का उसको उन्होंने ओरिएंटल डिस्पोटिज्म कहा। ऑफ कोर्स ये वर्ड जो है कार्ल विटफोगल जो जर्मन थे उन्होंने कॉइन किया था, लेकिन मार्क्स से भी इसको जोड़ा जाता है। ओरिएंटल डिस्पोटिज्म हुआ उस तरह का शासन व्यवस्था जहां पे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ग्रुप हैं जो कि इलीट ग्रुप जो कि किसान को एक्सप्लॉइट करते हैं। एक सुपर पावर है डिस्पॉट, एक मतलब सॉवरेन लेवाइथन जैसा, और वही टैक्सेशन के थ्रू सारा सरप्लस जो एग्रीकल्चर का होता है उसको लूट के ले जाता है, और जो पूरा ब्यूरोक्रेसी है वो उस लूट में लगी रहती है। और वो जो सेंट्रल डिस्पॉट है वो एग्रीकल्चर के लिए मस्ट है, क्योंकि वही जो है नहर बनवाता है, बांध बनवाता है और इरिगेशन का व्यवस्था करता है, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, जिससे कि किसान जो है वो अपना खेती कर पाते हैं। तो इसमें जो है कोई सरप्लस बचता नहीं, लैंड में इंप्रूवमेंट होती नहीं, और किसान जो है अपना सालों साल जो है वो अपने प्रोडक्टिविटी को एकदम मेंटेन रखता है, सबसिस्टेंस लेवल पे रखता है, उसको इंक्रीज ही नहीं करता है। तो एकदम एक स्टैग्नेंट सोसाइटी बन जाती है, और विलेज कम्युनिटी ऑलमोस्ट ऑटोनोमस होता है, मतलब उसको कोई मतलब नहीं होता है कोई नृप हो ही हमें कहानी, अपने विलेज पंचायत इन सब के थ्रू करता है। राजा को केवल मतलब होता है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के से। तो ये उन्होंने कहा कि यूरोपियन मोड ऑफ प्रोडक्शन से बहुत डिफरेंट है, इसलिए वहां पे कैपिटलिज्म डेवलप नहीं हो पाया, इसलिए वहां प्रोग्रेशन हो नहीं पाया। और इसके चलते जब वहां कोलोनाइजेशन हुआ तो एक बहुत पेनफुल प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन से इंडिया उस समय में गुजर रहा था। 1850 के आसपास उन्होंने ये थ्योराइज किया था इंडिया के बारे में। इसके चलते मार्क्स इस नतीजे पर पहुंचे कि कोलोनाइजेशन एक प्रोग्रेसिव फोर्स है, मॉडर्नाइजिंग फोर्स है। ऑफ कोर्स ये एक्सप्लॉयटेटिव है, लेकिन ये बैकवर्ड फेडरल सोसाइटी को जो स्टैग्नेट हो चुके हैं सिविलाइजेशन में, उसको मॉडर्नाइज जरूर कर रहा है। तो इस तरह की बात करके एक तरह से उन्होंने कोलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की। तो इनका यदि आप मार्क्स का व्यू देखिएगा ब्रिटिश कोलोनाइजेशन इंडिया में, तो 3 डायमेंशन आपको दिखेंगे। एक कि ये प्रोग्रेसिव कैरेक्टर है कॉलोनियल रूल का, एक्सप्लॉयटेटिव जरूर है, इसलिए वो क्रिटिक होते हैं ह्यूमन सफरिंग का, क्योंकि उनका कहना है कि बहुत सफरिंग होती है, शुरू में तो बहुत होती है, किसानों को लॉस होता है ह्यूज, उनकी खेत बिक जाते हैं, उनके ऊपर जो है जमींदार आते हैं, उनका रेवेन्यू कलेक्शन उनसे ज्यादा लिया जाता है,
कई लोग अपने मतलब खेत छोड़ के भागना पड़ता है, जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज जो होते हैं घर में वो सब टूट जाते हैं, तो बहुत ह्यूमन सफरिंग होती है। और एक वो कंक्लूड करते हैं कि कॉलोनियल रूल जो है मॉडर्नाइजिंग है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन चूंकि ये एक्सप्लॉयटेटिव है और ह्यूमन सफरिंग बहुत ज्यादा होती है, तो ये बहुत लिमिटेड टाइम तक होना चाहिए और उसके बाद हट जाना चाहिए, जिससे कि वो अपना सेल्फ प्रोग्रेस जो है कर सके। इस तरीके से वो कॉलोनिज्म को एक तरीके से मार्क्स टेम्पोरली जस्टिफाई करते हुए दिखते हैं। अब यदि हम लेनिन का देखें, जो मार्क्स के बहुत बाद आते हैं, उन्होंने जो है एक पूरा रिवॉल्यूशन किया बोल्शेविक और एक नई जो है व्यवस्था बनाई। एक्चुअल में मार्क्सिज्म को उन्होंने रियलाइज किया जमीन पे पॉलिटिकली। वो एक बुक लिखते हैं इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। उसमें वो ये कहते हैं कि इंपेरियलिज्म जो है वो लेट कैपिटलिज्म, जो लेट 19th सेंचुरी में जो कैपिटलिज्म बहुत जो विकसित हो गया यूरोप में, उसके इकोनॉमिक लॉजिक से इंपेरियलिज्म ड्राइव होता है। इंपेरियलिज्म उनके अनुसार से एक टेक्निक है जो यूरोपियन कंट्री अपने यहां जो लेबर का रिवॉल्यूशन हो सकता था, जो मार्क्स ने प्रेडिक्ट किया था प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन, उसको वो कंट्रोल करते हैं इंपेरियलिज्म के मेथड से। कैसे? बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा। लेनिन ने कहा कि देखिए, वो क्या करते हैं कि वो मार्क्स के तरह ही उन्होंने वो थीसिस लिया एक्सपेंशन का, कि वो नए मार्केट बनाते हैं और वहां पे उनको मार्केट भी मिलता है और रॉ मटेरियल और चीप लेबर भी मिलता है। इन सब का एक्सप्लॉयटेशन करके वो ह्यूज प्रॉफिट जो है कैपिटलिस्ट क्लास कमाते हैं, डेवलप कंट्री के जो कैपिटलिस्ट क्लास है, इंग्लैंड के और नीदरलैंड के, जर्मनी के, इन सब के, फ्रांस के। अब उस प्रॉफिट का जो एक पार्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमा लिया कॉलोनाइजेशन के थ्रू, तो प्रॉफिट का एक पार्ट वो वहां पे अपने जो लेबर है होम कंट्री में, उसकी तनख्वाह को बढ़ा के करते हैं और उसको कुछ कुछ और फैसिलिटी दे देते हैं। इससे वहां की जो लेबर क्लास है वो शांत हो जाते हैं और वो उसके कैपिटलिस्ट क्लास के अगेंस्ट में विद्रोह नहीं करते हैं। इसीलिए इंपेरियलिज्म जो है वो प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन को दबाने का, शांत करने का एक जरिया बन गया है। एक तो थीसिस उन्होंने ये दिया। इसीलिए इंपेरियलिज्म के चलते एक तरह से सेफ्टी वाल्व हुआ, नहीं तो यूरोपियन कंट्री भी मार्क्स के अनुसार से रिवॉल्यूशन हो जाता, वहां भी कम्युनिज्म आ जाता। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि इंपेरियलिज्म जो है एक स्ट्रक्चरल फीचर है ग्लोबल कैपिटलिस्ट ऑर्डर का। मतलब ये बदलने वाला नहीं है, भले आप आजाद हो जाओ चाहे कुछ हो जाओ, इंपेरियलिज्म तो रहेगी ही, क्योंकि ये एक ग्लोबल कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर का फीचर है। क्या स्ट्रक्चर है? एक कोर है, डेवलप्ड कोर, मेट्रोपॉलिटन, जो अब इंग्लैंड अमेरिका है, और एक पूरा थर्ड वर्ल्ड है जो पिछड़ा हुआ है। तो थर्ड वर्ल्ड ऑलवेज जो है वो कमांड एंड कंट्रोल में रहेगा डेवलप्ड वर्ल्ड का, जो टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा साइंस के बेसिस पे, जो इकोनॉमिकली डोमिनेट करेगा, और वो जो पिछड़ा हुआ जो इंडिया एंड अफ्रीका जैसे जगह है उनको अपना वो बाजार बनाएगा अपने टेक्नोलॉजी का, अपने गुड सर्विसेज का, और यहां से रॉ मटेरियल और नेचुरल रिसोर्सेज चीप जो है उसको एक्सप्लॉइट करेगा, चीप लेबर एक्सप्लॉइट करेगा। और ये जो रिलेशन है एक्सप्लॉइटेटिव रिलेशन, ये हमेशा चलता रहेगा उसी फॉर्म में जैसे अभी चल रहा है, जिसको हम नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। तो लेनिन का ऐसा थॉट है। कई चीजें उनकी लगता है कि दिखता है और उसको इसलिए लोग काफी तवज्जो देते हैं। इस तरह से देखें तो दो चीजें दिखती है। एक कि मार्क्स और लेनिन दोनों कैपिटलिज्म को एक प्रोग्रेसिव लेकिन एक्सप्लॉइटेटिव फोर्स मानते हैं डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल या कॉलोनीज का। मतलब उनका कहना है कि दोनों का, कि ऑफ कोर्स कॉलोनाइजेशन जो है एक्सप्लॉइटेटिव था और बहुत ह्यूमन सफरिंग थी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वो प्रोग्रेसिव फोर्स भी था, मॉडर्नाइजिंग फोर्स भी था। दूसरा जो है मार्क्सिज्म, कॉलोनियलिज्म और इंपेरियलिज्म दोनों को जो है इंटरप्ले का क्लास स्ट्रगल और कैपिटलिज्म का ग्लोबल लेवल पे मानते हैं। उनका कहना है कि ग्लोबल लेवल पे साफ दिखता है कि एक क्लास डिवाइड है, जिसमें कैपिटलिस्ट क्लास जो कोर या मेट्रोपॉलिटन कंट्री के हैं, वो कैपिटलिस्ट क्लास ऑफ द
अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में कोलाइड करते हैं, मतलब एसोसिएट होते हैं, और दोनों मिल करके जो अंडर डेवलप्ड कंट्री के जो मासेज हैं उसको एक्सप्लॉइट करते हुए दिखते हैं। तो इस तरह का एक ग्लोबल स्ट्रक्चर का फीचर जो है इंपीरियलिज्म बन जाता है। इसके एक अलावा एक और इंटरेस्टिंग है कि जब एंटी कोलोनाइजेशन मूवमेंट शुरू हुआ कॉलोनीज में, तो मार्क्सिज्म ने क्या किया कि उस स्ट्रगल को एक स्ट्रगल अगेंस्ट कैपिटलिज्म बनाने की कोशिश की और सक्सेसफुली की। इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए कि नेहरू जी से लेके जितने भी उस समय के टॉप लीडर थे कॉलोनीज में, चाहे अफ्रीका में क्वामे निक्रुमा हो, चाहे इजिप्ट में हो, चाइना में हो, सभी जो हैं वो एंटी कैपिटलिस्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कैपिटलिज्म को कॉलोनिज्म से एसोसिएट कर लिया, जो मार्क्सिज्म का थॉट था। इसीलिए जितने कंट्री आजाद हुए उस समय में कोई भी कैपिटलिस्ट सिस्टम को नहीं अपनाया, सब ने या तो सोशलिज्म या कम्युनिज्म या मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। तो इन्होंने नेशनलिज्म को जो है एंटी कॉलोनियल एंड एंटी कैपिटलिज्म से जो है इन्होंने एसोसिएट करने में हेल्प किया मार्क्सिज्म। इस स्लाइड में हम नियो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव को देखेंगे कॉलोनाइजेशन पे, जो डिपेंडेंसी थ्योरी के तौर पे सामने आती है, जो बहुत ही पोटेंट या कहिए बहुत स्ट्रांग थ्योरी है अभी के कंटेम्प्रेरी। अभी तो नहीं, अब तो 30-35 साल हो गए, लेकिन अभी भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। उसमें यह शुरुआत होती है कार्ल कॉटेस्की के व्यू से, जो ये कहते हैं कि इंपीरियलिज्म जो मार्क्स एंड लेनिन कहते हैं वो गलत है, वो कोई प्रोग्रेसिव या डेवलपमेंटल फोर्स नहीं है कॉलोनीज के लिए या अंडर डेवलप्ड। वो एक तरह का सुपर एक्सप्लॉयटेशन है। वो दिखता है डेवलपमेंट, लेकिन एक्चुअल में वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है। और ये एक परमानेंट जो है सबजुगेशन का रिलेशन पैदा करता है मेट्रोपॉलिटन कोर जो डेवलप्ड हैं और जो थर्ड वर्ल्ड जो अंडर डेवलप्ड है। इसके बीच में एक सबऑर्डिनेशन डोमिनेशन का एक रिलेशन, परमानेंट रिलेशन ये इंपीरियलिज्म पैदा करता है। इसके अलावा कॉटेस्की कहते हैं कि इंपीरियलिज्म शुरू में तो एक मिलिट्री कंपटीशन का फॉर्म लिया क्योंकि नेशनल मोनोपोलिस्ट थे और वो एस्टैब्लिश करना चाहते थे। तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों इंडिया के धरती पे लड़ रहे हैं कि मेरा होगा इंडिया, मेरा होगा। लेकिन अब कंटेम्प्रेरी समय में ये मिलिट्री कंपटीशन के बजाय जो है वो कॉल्यूजन ऑफ कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट हो जाएगा। सारे जो दुनिया के कैपिटलिस्ट क्लास हैं वो मिल करके एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बनाएंगे अंडर डेवलप्ड कंट्री के मासेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। उसमें वो कैपिटलिस्ट क्लास जो है अंडर डेवलप्ड कंट्री के, उसको भी अपने में शामिल कर लेंगे। और इसी बेसिस पे वॉलेंस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दिया। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में वो कहते हैं कि एक ग्लोबल कैपिटलिस्ट जो स्ट्रक्चर सबऑर्डिनेशन, डोमिनेशन या एक्सप्लॉयटेशन का बना है, उसमें एक तरफ जो है कोर कंट्री दिखते हैं जो डेवलप्ड हैं, मेट्रोपॉलिटन हैं, जो आगे बढ़ गए हैं और जो डोमिनेंट हैं, और एक पेरीफेरी दिखती है जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री। उन्होंने सेमी पेरीफेरी भी कहा था, लेकिन चलिए कोर पेरीफेरी का कॉन्सेप्ट समझिए। और उस वॉलेंस्टीन के अनुसार कोर जो है वो टेक्नोलॉजी, मोड ऑफ प्रोडक्शन ग्लोबल, उसका वो ओनर है, और जो पेरीफेरी है वो कोर के लिए मार्केट का काम करती है, चीप लेबर, रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करती है, और यहां से वो चीप रॉ मटेरियल, नेचुरल रिसोर्सेज कम से कम दामों पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डेवलप कंट्री कोर ले जाते हैं, वहां उसको टेक्नोलॉजी से प्रोसेस करते हैं और बना बनाया माल बहुत ज्यादा कीमत पे फिर उसी पेरीफेरी को बेच देते हैं। ये अनइक्वल एक्सचेंज होता है, ड्रेन ऑफ वेल्थ होता है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कुछ नहीं है, वो एक तरह से वेल्थ को खींचने का एक जरिया है पेरीफेरी से कोर की तरफ। इससे लगातार रिलेटिवली पेरीफेरी गरीब होता जाएगा और कोर अमीर से अमीर होता जाएगा, और यही वर्ल्ड सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम है। आंद्रे गुंदर फ्रैंक जो है डिपेंडेंसी थ्योरी में और आगे बढ़ते हैं, आर्गुमेंट को बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो कोर और जो पेरीफेरी का रिलेशन वॉलेंस्टीन कहते हैं वो एक तरह समझिए कि प्लैनेट और उसके सैटेलाइट का रिलेशन है। जो हमें कॉलोनीज में, रेस्ट वाइज कॉलोनीज में जो सीमिंगली डेवलप्ड रीजन नजर आते हैं, जैसे इंडिया में गुड़गांव, बैंगलोर, पुणे, ये वो कहते हैं कि वो समझ लीजिए कि सैटेलाइट्स हैं
इस कोर के। और वो है क्या बेसिकली, वो कोई डेवलप्ड रीजन नहीं है, वो एक तरह का एक जरिया है एक्सप्लॉयटेशन का, जहां पे कि कैपिटलिस्ट, ग्लोबल कैपिटलिस्ट क्लास जो है वो कॉलोनीज, रेस्ट वाइल कॉलोनीज के कैपिटलिस्ट क्लास के साथ मिल करके इन सीमिंगली डेवलप्ड जो एरियाज बन गए हैं पॉकेट, उसको बेस बना के पूरे कंट्री, इंडिया जैसे कंट्री का एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसलिए आंद्रे गुंडर फ्रैंक का कहना था कि ये इस तरह का जो डेवलपमेंट हमें दिखता है पुणे, बेंगलोर और हर गुड़गांव में, ये स्वतः जनित नहीं है, इंडोजेनिक नहीं है, ये जो है डिपेंडेंट डेवलपमेंट है, और ये एक तरह का डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये एक्चुअली अंडर डेवलपमेंट का डेवलपमेंट है। और उनका कहना था जब तक हम इस सैटेलाइट वाले नाते को तोड़ेंगे नहीं, जब तक हम अपने को कोर के इकोनॉमी से अपने को आइसोलेट नहीं करेंगे और खुद डेवलपिंग कंट्री मिलके आपस में एक ग्रुप बना करके ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे कि अमेरिका को त्याग दो और सब मिलके रूपी में ट्रेड करो, या जो भी लोकल करेंसी है उसमें ट्रेड करो, एक रीजनल एसोसिएशन बनाओ, आपस में सब फ्री ट्रेड करो, तब तक जो है हम डिपेंडेंट डेवलपमेंट को नहीं काट पाएंगे। आंद्रे गुंडर फ्रैंक। ये जो इतनी लंबी डिस्कशन हुई, उसके जो प्रोपोनेंट आप तक समझ गए होंगे, कार्ल मार्क्स, लेनिन, जिनकी बुक भी मैंने लिख दिया है, रोजा लग्जमबर्ग, वो भी कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन पे बात करती हैं जैसे मार्क्स करते हैं, कार्ल कॉटेस्की का हम लोगों ने देखा, निकोलाई बाखोरिन, एंड ओल्ड डिपेंडेंसी स्कूल के जो थिंकर्स हैं, जिसमें मैंने यहां नाम दे दिया है, रॉल प्रेबिस, कॉर्डेसो, दॉस सेंटोस, एजी फ्रैंक, वॉलस्टीन। तो ये सारे लोग जिसको कि आज नियो मार्क्सिज्म कहते हैं, ये सब मार्क्सिस्ट इकोसिस्टम से आते हैं और क्लास और कैपिटलिज्म के नजरिए से कॉलोनाइजेशन को एक्सप्लेन करते हैं एज ए एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम। अब यदि हम प्रॉस एंड कॉन्स देखें मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव की, ऑफकोर्स एग्जाम के लिए आपको पता है, वैसे आपको सभी रिपीटेशन है इसमें, तो जो पॉजिटिव हैं, इसने क्लास लेंस को यूज किया, इससे कुछ नई चीजें इन्होंने कॉलोनाइजेशन का रिवील किया जो कि इकोनॉमिक मोटिव था। अभी तक तो आप लिबरलिज्म में केवल आप देखते हैं हाई, कह लीजिए एक तरह का आइडियल कि वेस्टेज हम नहीं होने दे रहे हैं, लॉ ऑफ नेशन, यहाँ पे ये सब को उन्होंने हटाया और कहा कि कुछ नहीं, इसके पीछे केवल पैसा है, पैसा है, पैसा है, इकोनॉमिक मोटिव है। तो इस तरह से इन्होंने दे बस्टेड द लिबरल थ्योरीज ऑफ सिविलाइजेशन मिशन। कोई सिविलाइजेशन मिशन नहीं है और कोई मोरल ग्राउंड नहीं है कॉलोनाइजेशन का, इन्होंने उसको बिल्कुल नकार दिया। बाय लिंकिंग colonialism to global capitalist structure, जैसे आपने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में देखा, they gave permanency to anti-imperial thought। तो ये एक बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन था कि इंपेरियलिज्म को इन्होंने हमेशा के लिए जो है एक फैक्ट बता दिया जिससे कि लड़ने की हमेशा जरूरत है। कोई ऐसा नहीं कि यदि आप आजाद हो गए तो आप इंपेरियलिज्म से मुक्त हो गए, वो नियो कॉलोनिज्म या इंपेरियलिज्म हमेशा रहेगी और आपको उससे लड़ना होगा। और हम लोगों ने देखा कि इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी को मार्क्सिज्म ने इन्फ्लुएंस किया, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जिस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे उसको भी मार्क्सिज्म इन्फ्लुएंस करते हैं, और सब अल्टर्नेट पर्सपेक्टिव जो कि पोस्ट कॉलोनिज्म से मिली हुई है उसको भी मार्क्सिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। तो काफी अभी जो कंटेम्प्रेरी जो थॉट है अगेंस्ट इंपेरियलिज्म, कॉलोनिज्म, उसको मार्क्सिज्म एक तरह का थ्योरेटिकल जो है वो बैकिंग देते हैं। यदि इसके हम निगेटिव्स देखें तो इनका एक्सेसिव फोकस रहा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे, एक तरह का इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। तो अदर एस्पेक्ट जैसे कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इसको इन्होंने ठीक से अध्ययन ही नहीं किया, जो पोस्ट कॉलोनिज्म ने अध्ययन जिसको किया, पोस्ट कॉलोनिज्म। इट सीम टू डिफेंड कॉलोनिज्म एज मॉडर्नाइजिंग एंड प्रोग्रेसिव फोर्स। इस पे हम लोगों ने काफी चर्चा की। आपने देखा कि मार्क्स और लेनिन दोनों लगता है एक तरीके से कि कॉलोनिज्म को जस्टिफाई करते दिखते हैं, और इन्होंने जो है एक तरह का फॉल्टी डिपिक्ट किया इंडियन सोसाइटी को एज ए स्टैग्नेंट एंड अंडर ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन जो मार्क्स ने कहा और ओरिएंटल डिस्पोटिज्म, ये दोनों को आज इस दोनों थ्योरी को नकार दिया गया है। एंड यहाँ पे एक बड़ा इनको डिलेमा आया जिसको कॉलोनियल क्वेश्चन कहते हैं, जिसपे कि एम.एन. रॉय और लेनिन में काफी बहस भी हुई थी। मार्क्सिज्म को एक बड़ी अजीब प्रॉब्लम हुई, जितने इन्होंने एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रगल था उसको एंटी कैपिटलिस्ट से तो जोड़ दिया। तो इनको लगा कि जितनी भी
कॉलोनी डीकोलोनाइज होंगे वो सब सोशलिज्म या कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म को अपनाएंगे, वैसा हुआ भी लगभग। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये हुई कि जितने जो लीडर थे एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के, चाहे नेहरू हो, चाहे सुकार्नो हो, चाहे अब्दुल नसीर जो इजिप्ट के थे, या क्वामे निक्रुमा हो, ये सब जो है बोर्जोजिस क्लास से आते थे, इलीट क्लास से आते थे। तो इनको ये प्रॉब्लम हुई कि उसको कैसे हम एक्सेप्ट करें। ये बोर्जोजिस क्लास जिसको कि हमेशा ये हेट करते थे, कैपिटलिस्ट क्लास मानते थे, वही एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को लीड कर रहा है। तो उसको हम सपोर्ट करें कि नहीं करें, इस पे बड़ी इनकी परेशानी थी। और इसी के चलते आप समझिए कि इंडिया में भी एक एम्बिवैलेंस रहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कभी खुल के नेशनलिज्म जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का समर्थन नहीं कर पाई। उसके चलते उनको काफी जो है लॉस भी, इलेक्टोरल लॉस भी हुआ कि लोगों ने उनको एक तरह से एंटी नेशनलिस्ट डिक्लेयर कर दिया। तो ये भी इनका एक डिलेमा एंड निगेटिव रहा मार्क्सिज्म का कॉलोनियलिज्म के प्रति। अब आइए डियर स्टूडेंट, ये बहुत लंबा डिस्कशन होते जा रहा है, मैं भी थकता जा रहा हूं, कि पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव कॉलोनिज्म पे 2 स्लाइड में देखते हैं। देखिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है, 2 तरीके से आप इसको समझ सकते हैं इस वर्ड को। एक तो जो है ये हिस्टोरिकल पीरियड और स्टेट ऑफ अफेयर को दर्शाता है उस नेशन स्टेट का जो कि पहले कभी कॉलोनी रहे थे, जैसे इंडिया, तो हम इसको पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहते हैं, मतलब जो कॉलोनी के बाद का जो स्टेट बना। और दूसरा है कि ये एक थॉट भी है, एक थ्योरी भी है, जो कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट कह लीजिए, जो कॉलोनाइजेशन को या उसके जो इंपैक्ट को वो कॉलोनाइज पीपल के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करने की कोशिश करती है। हिस्ट्री फ्रॉम बिलो जिसको कहते हैं, सब एल्टर्न हिस्ट्री। ये नहीं कि एक ग्रैंड थ्योरी बनाए जैसे लॉ ऑफ नेशन, सिविलाइजेशन मिशन, और उससे कॉलोनाइजेशन को देखें, बल्कि जो लिव्ड एक्सपीरियंस है उन लोगों का जो कॉलोनाइजेशन से गुजरे हैं, उनका क्या थॉट है कॉलोनाइजेशन पे, और उनके दिमाग पे, उनके कम्युनिटी पे, उनके कल्चर पे, उनके रहन सहन, खान पान, सोच, वे ऑफ लाइफ पे क्या दुष्परिणाम हुआ है कॉलोनिज्म का, उसको समझने का एक इंटेलेक्चुअल प्रोजेक्ट भी पोस्ट कॉलोनियलिज्म है। तो आप समझ गए होंगे कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो कॉलोनियलिज्म के साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल जो इंपैक्ट हुआ है वहां के लोगों का, उन्हीं लोगों के नजरिए से एक्सप्लेन करने की कोशिश है। अब यहां पे यदि कुछ हम पोस्ट कॉलोनियल थॉट जो सेमिनल है उसको देखें, तो सबसे इंपॉर्टेंट है एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म, जो 1978 में लिखी गई थी। उसमें वो मिशेल फूको, जिसको माइकल फोकाल्ट आप पढ़ सकते हैं, आप आगे पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट, बहुत ज्यादा फोकाल्ट को पढ़ेंगे, पोस्ट मॉडर्निस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी कह सकते हैं। उसके डिस्कर्सिव एनालिसिस को वो एडवर्ड सेड यूज करते हैं अपने बुक ओरिएंटलिज्म में, जिसमें वो एक मजेदार थीसिस देते हैं। वो ये कहते हैं कि कॉलोनियलिज्म केवल जो है एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेटिव प्रोजेक्ट नहीं था या मिलिट्री डोमिनेंस नहीं था, वो एक कल्चरल हेजेमनी भी थी। वो इस सेंस में कि जितने कॉलोनियल थिंकर थे जो इंपेरियलिज्म से गाइडेड थे, वो लिबरल थे, उन लोगों ने जो ओरिएंटल हिस्ट्री, कल्चर, सिविलाइजेशन का डीप अध्ययन किया इंडिया का, ओरिएंटल मतलब ईस्टर्न कल्चर, इंडिया, अफ्रीका, चाइना, इन सब का कह लीजिए, खास करके इंडिया, चाइना जो है, एशिया, उसका अध्ययन उन्होंने किया बहुत डीप, खूब नॉलेज डेवलप किया कि हिंदू सिविलाइजेशन क्या है, चाइनीज सिविलाइजेशन क्या है, क्या थॉट है इनके और। वो इसलिए नहीं किया कि कोई वो हमारे सभ्यता को समझे, उन्होंने इसलिए किया कि अपने सिविलाइजेशन को ऊपर साबित करें और ईस्टर्न या ओरिएंटल सिविलाइजेशन को उसके नीचे सबऑर्डिनेट, और ये बताने की कोशिश करें कि देखो तुम कितने पिछड़े हो, तुम्हारी सभ्यता कितनी पिछड़ी रह गई, तुम कितने असभ्य कल्चर के लोग हो, और तुमको हम देखो कैसे सभ्य बना रहे हैं, तुम हमारे कल्चर के जैसे हो जाओ। तो एक कल्चरल हिरार्की इन्होंने पैदा की अपने इस नॉलेज के प्रयास से। इससे यह निकल के आता है कि नॉलेज पावर का कैसा नेक्सस है।
जो पावर में है, कॉलोनाइजिंग पावर, उन्होंने एक ऐसा नॉलेज क्रिएट किया हम लोगों के बारे में ही, ओरिएंटल सिविलाइजेशन के बारे में, कि हमको खुद अपने को नीचा हम महसूस करने लगे। हम लोगों को खुद लगने लगा कि हम लोग पीपल विदाउट हिस्ट्री हैं, पीपल विदाउट सभ्यता है, और इसलिए भाई हम तो अंग्रेज जैसे हो जाए तभी हम जो है सभ्य हो सकते हैं। और आज भी ये हमारे अंदर में ये कुंठा है कि हम यदि अपने कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम उतने सभ्य नहीं हैं, यदि हम अंग्रेज़ा कल्चर को फॉलो करते हैं तो हम सभ्य हैं। सोचिए कितनी डीप हमारे साइक में कोलोनियलिज्म ने हमें जो है एक तरह से गुलाम बनाया है। ये एडवर्ड सेड अपने बुक ओरिएंटलिज्म में कहते हैं, और बहुत चीजें कहते हैं, लेकिन ये उनका कोर थॉट है। ये पोस्ट कॉलोनियल थॉट को दर्शाता है। इसके अलावा दूसरा जो सेमिनल थिंकर पे हम चर्चा कर सकते हैं और उसके थ्रू समझ सकते हैं पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव और कॉलोनिज्म, वो फ्रेंच फैनन है, जो कि एक ईस्ट इंडीज जो कैरिबियन सी में छोटी सी कंट्री है वहां के ये थे। और इन्होंने जो है बहुत एक कहिए कि लैंडमार्क पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग की है। दो बुक इनकी जो है आपको जरूर याद रखना चाहिए, एक है द रेचेड ऑफ द अर्थ एंड ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। इन दोनों बुक्स के थ्रू वो एनालाइज करते हैं डीप बैड इंपैक्ट ऑफ रेसिज्म एंड कॉलोनिज्म ऑन एक्सपीरियंस, लाइव्स, माइंड्स एंड रिलेशनशिप ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल। वो कहते हैं कि एक तरह का साइकोपैथोलॉजी है, पूरी जो साइक है पूरे नेशन की, उसको जो है बर्बाद कर दिया गया कॉलोनिज्म के कोलोनलिज्म के प्रोसेस से। एक पूरा मतलब एक पूरी जो 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 पीपल है, एक कौम है, वो अपने को कैसे नीचा देखने लगते हैं, कैसे वो अपने को सोचते हैं कि हम तो कीड़े मकोड़े हैं इन सभ्य लोगों के सामने में, ये वो एक्सेप्ट करने लगते हैं। वो उसी तरीके का समझिए हुआ जैसे हजारों साल से ब्राह्मणों ने जो है, या ब्राह्मण क्षत्रिय कंबाइन कर लीजिए, वो दलितों को, अनटचेबल को फीड कराया कि तुम कीड़े मकोड़े जैसे हो। उसी तरीके से कॉलोनियल पीपल को इन लोगों ने, जो यूरोपियन लोगों ने, ये फील कराया कि तुम कीड़े मकोड़े हो, तो हमारे सामने कुछ नहीं। और हम लोगों ने उसको मान लिया, उसी तरीके से अनटचेबल दलित ने मान लिया। इसी को हेजेमनी कहते हैं ग्रामिश जी। तो वो फ्रेंच फैनन कहते हैं। उससे जो डीप साइक हमारा बनता है, जो हम हीन भावना से ग्रसित होते हैं, उससे हमारा पूरा जनरेशन ऑफ जनरेशन जो है हम डेवलप नहीं कर पाते। हम जो है नेशन ग्रुप में ऊपर नहीं उठ पाते, हम अपने को रियली नीचा समझते रहते हैं और दास्ता से बंधे रहते हैं। ये फ्रेंच फैनन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इसके अलावा गायत्री चक्रवर्ती स्पिवैक जो है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी, कैन द सबअल्टर्न स्पीक। ये उन्होंने, देखिए इसमें सबअल्टर्न जो पर्सपेक्टिव है वो भी पोस्ट कॉलोनिज्म से लगभग मिला हुआ है, समझ लीजिए उसी की एक धारा है। सबअल्टर्न धारा क्या है कि जहां पे कि जो दबे कुचले मार्जिनलाइज जो लोग हैं, किसान, मजदूर, वुमेन, उसके नजरिए से चीजों को समझना, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। वो क्या सोचते हैं, एक मजदूर क्या सोचता है जो फुटपाथ पे सोता है, वो शासन के बारे में क्या सोचता है, उसके नजरिए से दुनिया कैसी दिखती है, ये सब अल्टर्निज्म है। उसमें वो कहती हैं गायत्री स्पिवैक कि अभी के एकेडमिक सर्कल में है कि सब अल्टर्न को खुद बोलने दो, एक मजदूर को खड़ा कर दो जो फुटपाथ पे सोता है, और उसके नजरिए से बताओ कि शासन क्या है, या कॉलोनिज्म क्या है, या व्यवस्था क्या है। लेकिन ये कहती हैं क्या वो बोल पाएगा, क्या वो अपनी बात को कह पाएगा? क्योंकि जो पैराडाइम आपने बनाया है, जो लैंग्वेज आपने बनाया है, जिस तरीके से किसी चीज को निर्देशित करना है, रिप्रेजेंट करना है, वो आपने गढ़ा है, तो वो बेचारा सब अल्टर्न अपनी बात कह ही नहीं सकता है। ना उसके पास जबान है, मतलब वो जबान जो आप समझते हैं, ना उसके पास वो कलम है जो कलम आप लिखने के लिए देते हैं, ना उसके पास वो भाषा है, ना उसके पास वो टेक्निक है, सब तो आपने छीन लिया है उससे। तो सब अल्टर्न यदि कुछ बोलेगा ना तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, वो आपकी भाषा में बोलेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से सब अल्टर्न को आप सुन ही नहीं सकते हो, मतलब समझिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इस तरह के भी थॉट जो है इसमें पोस्ट कॉलोनिज्म में आते हैं कि जो कॉलोनियल पीपल का जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो आप कभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि आप उसको जो है वेस्टर्न कल्चर, लैंग्वेज और उसके पैराडाइम में ही केवल रिप्रेजेंट करने की इजाजत देते हो। उनके अपने तो डेवलप ही नहीं हो पाया, ना उनकी लैंग्वेज डेवलप हो पाई,
ना उनका स्पीच डेवलप हो पाया, ना उनके कम्युनिकेशन जो अपने तरीके से कर सकते हैं वो डेवलप हो पाया। एक तरह से देखिए तो पोस्ट कॉलोनियलिज्म जो है वो दोनों ही जो धारा मेन है, लिबरल एंड मार्क्सिस्ट, दोनों को काटते हैं। लिबरल को तो वो इसलिए काटते हैं क्योंकि वो जो है कोई सभ्यता मिशन नहीं थी, सिविलाइजेशन मिशन नहीं था, हाईली एक्सप्लॉयटेटिव था और हाईली अनइक्वल, अनजस्ट था। मार्क्सिस्ट को इसलिए काटते हैं कि मार्क्सिज्म केवल जो है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ध्यान देता है, वो कल्चरल, साइकोलॉजिकल उस एस्पेक्ट को वो उतना ध्यान नहीं देता, इसलिए उसको वो काटते हैं। लेकिन फिर भी वो मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से ही गाइडेड होते हैं, ये बात आप समझिएगा। इसलिए जो पोस्ट कॉलोनिज्म है वो मटेरियलिज्म, रैशनलिज्म और प्रोग्रेसिव पर्सपेक्टिव जो कॉलोनिज्म पे है उसको वो काटते हैं, जो कि मार्क्सिज्म लिबरलिज्म दोनों कहते हैं। इसके अलावा फाइनली जो भीखू पारेख का यदि आप ऐसे पढ़ेंगे, मैंने रेफरेंस में दिया है, तो वो कहते हैं कि लिबरलिज्म ने बहुत गलत ढंग से ह्यूमन नेचर को यूनिवर्सल मान लिया और इससे उन्होंने ये सोचा कि जैसे यूरोप का एक आदमी अपने रीजन को डेवलप करेगा, अपने वे ऑफ लाइफ को लीड करेगा, सेम वे में अफ्रीका और इंडिया का आदमी भी करेगा। पहला तो ये गलत है। हर व्यक्ति अपने अपने समाज में जहां रहता है अपने कल्चर के अनुसार से फ्लरिश करता है, उसकी सोच अपने ही कल्चरल सेटिंग में मीनिंगफुल ढंग से डेवलप होती है और सब अलग अलग ढंग से प्रस्फुटित या फ्लरिश होती है, वो एक नहीं होती है। मतलब एक यूरोपियन जिस तरीके से बिहेव करेगा वैसे एक इंडियन नहीं करेगा। तो इसका यह मतलब नहीं कि इंडियन इरैशनल हो गया और यूरोपियन का बिहेवियर रैशनल हो गया, ये गलत है। सेकेंड, कोई भी कल्चर जो है वो पिछड़ा या अगड़ा नहीं है, हर कल्चर अपने आप में परिपूर्ण है। जो राइट, जस्टिस, इक्वलिटी, इन सब फाउंडेशनल जो वैल्यूज हैं उसकी मीनिंग एक पर्टिकुलर कल्चर के कॉन्टेक्स्ट में ही मीनिंगफुल है और हर कल्चर इन सब फंडामेंटल वैल्यूज को रियलाइज करने का अलग अलग अपना टेक्निक, तरीका और मैकेनिज्म डेवलप करता है। इस तरह से कोई भी कल्चर एक दूसरे से कंपेरेबल नहीं है, ना ही हिरार्किकल पोजीशन में रखा जा सकता है। और चूंकि लिबरलिज्म ने ये दोनों एरर किए, इसलिए उन्होंने कॉलोनिज्म को डिफेंड किया जबकि वो अनडिफेंसिबल है। ये पोस्ट कॉलोनिज्म का क्रक्स है थॉट का। अब यदि इनके हम प्रॉस एंड कॉन्स को देखें तो इनके पॉजिटिव ये हैं कि इट गेव थर्ड वे, मतलब लिबरलिज्म और मार्क्सिज्म से हट के इन्होंने एक तीसरा रास्ता दिखाया। इट एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ colonialism, जो हमने अभी एक्सप्लेन भी किया। इट ट्राइड टू सेंट्रली प्लेस द व्यूज ऑफ colonized people। इन्होंने जो है जो लोगों के लिव्ड एक्सपीरियंस थे उसको सेंटर में रख के समझने की कोशिश की कॉलोनिज्म को, ये एक अच्छी बात थी। दे आर्ग्यूड फॉर कंटिंजेंट ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन नेचर कंडीशनल होता है, कंटिंजेंट होता है, ये कोई यूनिवर्सल नहीं होता है, वो डिपेंड करता है अपने परिवेश पे, वहां के क्या जो माइक्रो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, मैक्रो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, उस पर डिपेंड करता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि हर जगह का ह्यूमन एक जैसा बिहेव, एक जैसी सोच रखता है। एंड इक्वल रेस्पेक्ट, रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंट कल्चर, और जो मैंने कहा कल्चर में समानता होगी, समता होगी, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, ये भी इनके कोर थॉट थे, जो अच्छी बात थी। इट रिक्रिएटेड कॉलोनियल हिस्ट्री बाय राइटिंग हिस्ट्री फ्रॉम बिलो। इन्होंने सब अल्टर थॉट से हिस्ट्री को फिर से लिखा, उनके नजरिए से लिखा। ठेले वाले, रेहड़ी वाले, फुटपाथ पे सोने वाले, जो मजदूर, दबे कुचले लोग, उनके नजरिए से इन्होंने कॉलोनियल हिस्ट्री को या हिस्ट्रियोग्राफी की, उसको क्रिएट किया सबअल्टर्न पर्सपेक्टिव से। इसके यदि कॉन्स देखें तो आइडियोलॉजिकल कंफ्यूजन इसमें बहुत ज्यादा है। ये एक तरह से झूलता रहता है नियो मार्क्सिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। अब इन दोनों को मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा हूं, नेट पे जाके पढ़ लीजिएगा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, लेकिन इन दोनों थॉट में ये कंफ्यूज होता रहता है। इसके अलावा ये कोलोनलिज्म के लिए डिफरेंट थ्योरेटिकल एपरेटस लेके आता है और डीकोलोनाइजेशन के लिए अलग, क्योंकि डीकोलोनाइजेशन में ये जो है पॉलिटिकल स्ट्रगल आ जाती है, उसमें पीस एंड वायलेंस की आ जाती है, नेशन बिल्डिंग आ जाता है, वहां एक अलग थॉट है। और कोलोनाइजेशन में जो है आपने अभी अपने देखा ये नियो मार्क्सिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे चले जाते हैं। तो इनका मतलब ठीक से आइडियोलॉजिकली जो है ये कंफ्यूज एक सेटअप दिखता है।
पोस्ट कॉलोनिज्म जो है इनहेरेंटली डिनोट सेंस ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि भाई पोस्ट कॉलोनिज्म तो हिस्ट्री, और ये भी लगता है कि हिस्ट्री प्रोग्रेस कर रहा है, पहले कॉलोनी फिर पोस्ट कॉलोनी बनते हैं, तो एक प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग जो हिस्ट्री का है, तो हिस्टोरिसिज्म से कहीं ना कहीं एग्रेसिव दिखते हैं, क्योंकि इसको अच्छा नहीं माना जाता है कि आप हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन, तब तो फिर कोलोनाइजेशन खुद ही जो है हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन का एक पार्ट था, जो मार्क्स लेनिन कहते हैं, लिबरल कहते हैं, उससे आप कैसे अलग होंगे। इसके अलावा एक और इसमें कमजोरी है कि ये अफ्रीका का कोलोनाइजेशन, इंडिया कोलोनाइजेशन, इंडोनेशिया कोलोनाइजेशन सबको एक समझते हैं, सबका एक्सपीरियंस को एक करते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। हर कोलोनाइजेशन अलग था, हर कॉलोनी के पीपल की जो समस्याएं थी, सफरिंग थी, अलग थी, और हर ने अलग अलग ढंग से उससे मुक्ति पाई, तो सबको एक ब्रैकेट में कर देना पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये भी इनकी जो है एक कमजोरी रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी इनकी कमजोरी रही कि ये इतने एंटी इलिटिस्ट थे, हर जगह जहां इलीट, तो जैसे अब इंडिया का नेशनल मूवमेंट है, तो चूंकि वो इलीट जो है उसको लीड कर रहे हैं, तो पोस्ट कॉलोनियल थिंकर जो है वो कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल जो है गलत है, क्योंकि इलीट जो है अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं, ये कोई नेशनलिज्म नहीं है, नेशन में तो गरीब दबे कुचले पार्ट है ही नहीं, ये तो इलिटिस्ट इमेजिनेशन है, नेशनलिज्म तो इंडिया में है ही नहीं, अलग अलग नेशन है, इंडियन नेशन को ही नकार देते हैं। मतलब जहां भी ये इलीट इनको दिखते हैं तो वो उनके इतने अगेंस्ट हो जाते हैं कि ये कई जगह इररेशनल हो जाते हैं, और ये जो है नेशनल मूवमेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट या एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को ही नकारने लगते हैं, क्योंकि वो इलीट ड्रिवन है। तो ये भी इनका एक, इसलिए ये पेरीफेरी पे रहते हैं। जितने भी पोस्ट कॉलोनियल थिंकर हैं वो नेशनलिस्ट थॉट में सेंटर स्टेज में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वो इसको इलिटिस्ट मूवमेंट मान लेते हैं कॉलोनीज में। तो इसके चलते एक तरह से पेरिफेरियल थॉट ही बन करके रह गए हैं, ये भी इनकी एक कमजोरी रही है। सो डियर स्टूडेंट, यदि हम सम करें इस पूरे लंबे डिस्कशन को, तो लिबरलिज्म जो है यदि उस पर्सपेक्टिव को देखें तो ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है कि एक ही साथ वो इगैलिटेरियन मतलब इक्वलिटी में बिलीव करने वाले, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म, ये सबको सपोर्ट करने वाले, लेकिन उन्होंने बड़ी लेबोरियसली बहुत सारे थॉट से उन्होंने कॉलोनिज्म को डिफेंड करने की कोशिश की, जिसमें कि 3 जो है मेन थॉट वो लाए। एक लॉकियन प्रॉपर्टी थ्योरी कि प्रॉपर्टी का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना ये गॉड गिवन ड्यूटी है ह्यूमन का, इसीलिए कॉलोनियल जो पीपल हैं वो ड्यूटी बाउंड हैं कि वो कॉलोनीज में जाएं और वहां के प्रॉपर्टी का अच्छा यूटिलाइज करें, क्योंकि वहां के नेटिव लोग उसको नहीं कर रहे। दूसरा कल्चरल हायरार्की कि जो यूरोपियन कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, वो उन्नत हो गया है और जो ईस्टर्न कल्चर है वो पिछड़ा रह गया है, तो हमको उसको हाथ पकड़ के ऊपर लाने का अधिकार है। और तीसरा लॉ ऑफ नेशन कि जो ईस्टर्न कल्चर के जो पीपल हैं वो अपने को नेशन नहीं बना पाए, पॉलिटिकल कम्युनिटी नहीं बना पाए, वो ए पॉलिटिकल सोसाइटी है, इसलिए उनके ही रिसोर्सेज पे सॉवरेन अधिकार नहीं है, और इसलिए उनके साथ लॉ ऑफ नेशन वाली इक्वलिटी ट्रीट नहीं हो सकती है। उनके जड़ जमीन जंगल पे हमारा अधिकार होगा, नेचुरल रिसोर्स हमारा अधिकार होगा, इसमें कोई इमोरल नहीं है, इसको उन्होंने यूज किया। सो लिबरलिज्म व्यूड कोलोनाइजेशन एज सिविलाइजेशन मिशन, इस पे हम लोगों ने चर्चा किया। इसके अलग मार्क्सिज्म ने कोलोनियलिज्म को क्लास के चश्मे से देखा और उसको कैपिटलिस्ट, ग्लोबल कैपिटलिज्म का एक फीचर माना। मार्क्सिज्म ने यह कहा कि कैपिटलिज्म में जो इनहेरेंटली विस्तारवादी जो विचार छिपे हुए हैं, जो कि उसकी नियति है कि उसका विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, इस एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी से ही जो है इंपीरियलिज्म एंड कॉलोनिज्म जो है गाइडेड होती है, क्योंकि उसको लगातार नए मार्केट चाहिए, नए सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, चीप लेबर चाहिए, जो कॉलोनीज देती है। लेनिन ने उसमें एक तरह से तड़का लगाया, ये कहते हुए कि इंपीरियलिज्म के टेक्निक से जो कैपिटलिस्ट क्लास अपने होम कंट्री में प्रोलेटेरियन जो रिवॉल्यूशन है उसको शांत करती है, क्योंकि जो लूटा हुआ माल होता है कॉलोनी से उसका कुछ हिस्सा वो अपने यहाँ के लेबर या वर्किंग क्लास को देके उसको शांत करती है। सो इट लिंक्ड colonialism, imperialism to global capitalist structure,
और इसीलिए ये एक परमानेंट फीचर बन जाती है जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी और डिपेंडेंसी थ्योरी में हम लोगों ने देखा। वो हटती नहीं है डीकोलोनाइजेशन के खत्म होने से, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट के बनने से इंपेरियलिज्म की थॉट हटती नहीं है। तो इसीलिए मार्क्सिज्म के नजरिए से देखें तो इंपेरियलिज्म कंटिन्यू हो रही है। इवन अभी के दुनिया में भी जो है अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप का इंपेरियलिज्म अंडर डेवलप्ड कंट्री पे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक के मैकेनिज्म के तहत चल रहा है। पोस्ट कॉलोनियल थिंकर जो है दे एक्सप्लेन साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म, कि माइंड पे कितना बुरा असर पड़ा, उनके कम्युनिटी कैसे टूट गए, उनकी लैंग्वेज कैसे बर्बाद हो गए, उनकी जो सिविलाइजेशन या कल्चर थे वो कैसे नष्ट हुआ, और उससे कैसे वो जो है दास्ता के गर्भ में चले गए या गर्त में चले गए इवन आफ्टर बिकमिंग इंडिपेंडेंट पॉलिटिकली। ये पोस्ट कॉलोनियल थिंकर जो है वो दर्शाते हैं। इसके अलावा दे एनालाइज द डिवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑफ कॉलोनिज्म फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ कॉलोनियल पीपल एंड सबअल्टर्न पीपल, हिस्ट्री फ्रॉम द बिलो। जो दबे कुचले लोग हैं, जो मासेज हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो क्या सोचते हैं कॉलोनाइजेशन, उनके ऊपर क्या असर पड़ा, इसको वो दर्शाने की कोशिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, ये रेफरेंसेज जो मैंने लिए हैं बहुत कम मैंने दिए हैं, काफी मैंने पढ़ाई की है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है मैं पिछले करीब 10 दिनों से जब भी मुझे मौका मिला है इधर उधर से मैं पढ़ता रहा हूं। आई होप कि आपको ये जो वेल रिसर्च्ड वीडियो है आपको काफी हेल्प होगा। आप इसको 2-3 बार देखिए। आई होप कि आप एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एज यूजुअल। यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट करें। और यदि आप आगे के स्टूडेंट हैं मेरे तो डाउनलोड करें एग्जाम गाइड इस साइट से। और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो वेट करें, आपके लिए भी गाइड में लाने की कोशिश करूंगा। इन तरीके से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कृपया ऐसे पूछिए जो 1-2 लाइन में इसका जवाब दिया सके, मैं कोशिश करूंगा। मिलेंगे जल्द फिर एक दूसरी टॉपिक CNI पे, और कोशिश करेंगे कि अगले 15 से 1 महीने के अंदर इसको खत्म कर लें। तब तक के लिए विदा।